अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स आज जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स। और स्टूडेंट्स आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम, और हम ये देखेंगे कि मोमेंटम और इम्पल्स का क्या रिलेशन है। न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और इनके यूनिट्स डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी। और समझेंगे इम्पल्स का कंसेप्ट क्या है, ठीक है, आया हम इनको क्यों डिस्कस करते हैं। तो ये सारा आज का जो है वो हमारा कंटेंट है इस वीडियो लेक्चर का। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है जी हमारा आज का। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंतहाई आसान टॉपिक। आइए टॉपिक का करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आपके सामने डिस्प्ले पर है जी हाइडिंग मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम होता क्या है? अब मोमेंटम को समझने के लिए आपको मोशन को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं मोशन का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? देखें, क्वालिटी ऑफ मूविंग बॉडी और क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब इसको एग्जांपल से समझेंगे अभी, ठीक है। मैंने लिखा है द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी और क्वालिटी ऑफ मूविंग बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी उसके मिकदार, उसका साइज, उसका मैस। और क्वालिटी ऑफ मूविंग बॉडी उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड। अब ज़रा ये इमेजिन करें कि स्टूडेंट अगर आपके पास दो बॉल हो, ठीक है, दोनों जो है सेम मैसेज की हो, लेकिन V2 की स्पीड ज़्यादा हो, V1 की स्पीड कम हो, तो मैं आपको कहूँ कि इनमें से ज़्यादा मुश्किल किसको रोकना जो है आपके लिए होगा, ठीक है। यानी कि आप किसको जो है मुश्किल से रोक सकेंगे। तो आप कहेंगे सर जो ज़्यादा रफ्तार से मूव कर रही है उसे हमें ज़्यादा मुश्किल होगी रोकने के लिए। तो V2 जो है ये ग्रेटर था V1 से, तो सेकंड बॉल जो है उसको डिफ़िकल्ट होगा रोकना। तो देखिए, डिफ़िकल्ट टू स्टॉप द सेकंड बॉल एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट बॉल। क्यों? दोनों बॉल्स के मैच तो बराबर थे, बट सेकंड बॉल जो है हमारे पास उसकी स्पीड ज़्यादा थी। तो अगर सेकंड बॉल की स्पीड ज़्यादा थी तो इसको रोकना जो है वो मुश्किल था। बट केस 2 में अब आप सपोज करें कि फर्स्ट केस में दोनों बॉल्स के मैसेज सेम थे, लेकिन सेकंड केस में जो फर्स्ट वाली है उसका मैस बड़ा है। अब इमेजिन कर लें, पहले दोनों टेनिस बॉल थी, अब एक फुटबॉल है और एक टेनिस बॉल है। तो जो फुटबॉल है इसका साइज़ बड़ा है, टेनिस बॉल का साइज़ कम है, ठीक है। यानी कि कंडीशन ये है कि M1 ग्रेटर देन M2, बट अब दोनों की स्पीड एक जैसी है, V1 और V2 बराबर है, एक जैसी रफ्तार से मूव कर रही है। तो बताएं ज़्यादा डिफ़िकल्ट किसको होगा स्टॉप करना, रोकना? तो अब आप कहेंगे सर जिसका साइज़ बड़ा है। तो इसका साइज़ बड़ा है फर्स्ट बॉल का। तो देखिए मैंने लिखा है डिफ़िकल्ट टू स्टॉप फर्स्ट बॉल एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड बॉल, एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड बॉल। यहाँ पर क्या आएगा जी? सॉरी, सेकंड बॉल, ठीक है। ये आप करेक्ट कर लें। तो ये जी आपको बात समझ आई, कंसेप्ट समझ आया। तो इसे ही हम कहते हैं मोमेंटम, कि क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन की मिकदार, और क्वालिटी ऑफ मूविंग बॉडी, मोशन की रफ्तार, उसकी स्पीड। और मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही बच्चों कहलाता है मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। नीचे मैंने डेफिनेशन लिखी है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो देखें, शुरू में मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी? द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी मैस पर डिपेंड करती है, और क्वालिटी ऑफ मूविंग बॉडी किस पर डिपेंड करती है? वेलोसिटी पर, ठीक है। लिखा हुआ भी है मैंने इधर, केसेस डिस्कस किए। तो अब आप देखें, अब आपको पता चल गया कि मोमेंटम दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मैस पर और वेलोसिटी पर। तो यही फार्मूला है भाई, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। तो P इज इक्वल टू mv, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं इसका यूनिट और डायमेंशन। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है जी? वेक्टर क्वांटिटी है। इट यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कैसे भाई? भाई मैस का यूनिट बच्चों kg और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो इसका यूनिट क्या बन गया? kg ms-1, या न्यूटन सेकंड भी आप इसे कह सकते हैं। अब देखें, इसकी डायमेंशन भी हम लिख सकते हैं, किलोग्राम की जगह m, मीटर की जगह l, सेकंड की जगह t और पावर -1। तो स्क्वायर ब्रैकेट में डायमेंशन क्या बन गई? mlt-1, ठीक है। अब
पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, शो डैट न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। या तो ये दोनों मोमेंटम के यूनिट गिवन हो, या वो कह दे कि साबित करें कि न्यूटन सेकंड किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। तो इंतहाई आसान भाई। देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास लतीफ़ हुसैन शाह, वो क्या है जी, न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो न्यूटन को हम लिख सकते हैं ना एफ इज इक्वल टू एम में से के जी एम एस माइनस टू, और साथ एक और सेकंड था, तो इसकी पावर है +1, तो +1 और -2 और -1, तो ये बन जाएगा के जी एम एस -1 इज इक्वल टू रियाज हुसैन शाह राइट हैंड साइड। तो ये तो बराबर हो गई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो भाई ये यूनिट दोनों आ सकते हैं। अगर पेपर में एमसीक्यूज आ जाए कि द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज ए ऑप्शन और न्यूटन सेकंड, बी हो के जी एम एस -1, सी हो बोथ बी एंड सी, तो ज़रा गौर कीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा, सारे ऑप्शंस देखिएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी। फिर है न्यूटन सेकंड ला इन टर्म ऑफ मोमेंटम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। अक्सर बच्चों शॉर्ट में पूछा जाता है, एक्सरसाइज शॉर्ट भी है आपका ये। ठीक है, कि न्यूटन सेकंड ला इन टर्म ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेन करें। पहले तो स्टेटमेंट बता दूं है क्या, टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। हम पढ़ते हैं ना एफ इज इक्वल टू एम में, उसकी भी एक जर्नल फॉर्म है, वो क्या है, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अगर मैं मोमेंटम का चेंज ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो अप्लाइड फोर्स के बराबर आता है। कैसे आता है आए देखते हैं। तो कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m, एक बॉडी है जी जिसका मैस क्या है m, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है vi। आफ्टर अप्लाइंग सम फोर्स f, इट हैव सम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम vf। जैसे हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है पहले vi थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी vf में, t टाइम के अंदर। ठीक है, तो अब आप देखें न्यूटन सेकंड लॉ क्या थी, एफ इज इक्वल टू एम में। तो एक्सेलरेशन क्या होती है जी, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये जो एक्सेलरेशन वाली वैल्यू है, इसे बच्चों पुट कर देना इक्वेशन 1 में। तो जब हम इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो एफ इज इक्वल टू एम ए की जगह आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। सो एफ जो है वो हमारे पास आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। ये है जी हमारे पास फाइनल मोमेंटम, ये है इनिशियल मोमेंटम। तो देखिए मैंने लिख लिया कि फोर्स एफ इज इक्वल टू एम वी एफ की जगह पी एफ फाइनल मोमेंटम, एम वी आई की जगह पी आई इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी टाइम। सो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा रिप्रेजेंट द चेंज, तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, या टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये आपके पास है मोर जनरल फॉर्म ऑफ फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ, जिसको हम लिखते थे मैस टाइम एक्सेलरेशन। ठीक है, उसकी भी जनरल फॉर्म क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आप देखें टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है जी, याद रखना है अब आपने ये। अच्छा, फिर देखिए मैंने वही पॉइंट लिखा है कि मोर जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, पहले ही आपको बता दिया। इट एप्लीकेबल व्हेन मैस इज चेंजिंग। हाँ जी, इसका क्या मतलब है जी, ये हम तब अप्लाई करते हैं जब मैस चेंज हो रहा हो। फॉर एग्जांपल जी एक रॉकेट है, ठीक है जी, जो अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, अब रॉकेट्स के साथ मिनी रॉकेट भी होते हैं। तो मिनी रॉकेट्स का जैसे जैसे फ्यूल कंज्यूम होता रहा, उन्होंने अपना टारगेट पूरा किया, अब वो उससे सेपरेट होते जा रहे हैं। तो रॉकेट का जो मैस है वो क्या होता जा रहा है, कम, और कम होता जा रहा है, तो उस पर लगने वाला अप थ्रस्ट अपवर्ड फोर्स जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है जी, और रॉकेट प्रोपल्शन जो है वो हो रही है। तो इस केस में हम जो यूज़ करते हैं फोर्स के लिए रिलेशन, जनरल फॉर्म यूज़ करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, इस तरह की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। फिर पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो, अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो बताएं फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगी? नहीं भाई, फोर्स जो है वो नल वेक्टर होगी और फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा। क्यों? कि हमने पढ़ा है एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में कोई चेंज ही नहीं आएगा, जब चेंज ही नहीं आएगा तो फोर्स ज़ीरो होगी, नल वेक्टर होगी। फिर है मोमेंटम एंड इम्पल्स। तो इम्पल्स को समझते हैं, फिर इनको रिलेट करते हैं। तो इम्पल्स क्या है जी? इम्पल्स कहते हैं व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। किसी क्रिकेटर ने ज़ोरदार हिट लगाया, ठीक है, हमारे बूम बूम अफरीदी छक्का,
ठीक है जी। तो शाहिद अफरीदी ने जैसे ही 6 लगाया तो उसने बड़े ही शॉर्ट टाइम में बड़ी लार्ज फोर्स जो है वो बैट से बॉल को दी और वो बाउंड्री के पास गई। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या है? व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। तो आई से लिखते हैं बच्चों मैथमेटिकली इम्पल्स को, आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। यही डेफिनेशन मैंने आपको बताई, लिखी हुई भी है। ठीक है, और आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इम्पल्स भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और याद रखिएगा फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया है बच्चों, अगर हमारे पास कोई फोर्स टाइम ग्राफ हो, पेपर में एमसीक्यूज आ जाए, तो फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया हमें इम्पल्स की इंफॉर्मेशन देगा। क्यों? कि आप देखें ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, तो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ है फोर्स, विड्थ है टाइम, तो एफ क्रॉस टी होता है इम्पल्स। तो फोर्स और टाइम का जो ग्राफ है, इसका जो एरिया है वो हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है? इम्पल्स की। अब रिलेट कर लेते हैं मोमेंटम और इम्पल्स को। तो एज वी नो डैट न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। तो हम लिख सकते हैं ना, इस टी को इधर मल्टीप्लाई कर दें कि एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। सो एफ क्रॉस टी इम्पल्स, ठीक है, और पी एफ एम वी एफ, यानी कि इसको पी एफ भी कह सकते हैं ना, एम वी एफ को फाइनल मोमेंटम, और एम वी आई को पी आई इनिशियल मोमेंटम। तो हम इसकी जगह लिख लेंगे डेल्टा पी। तो इम्पल्स आ गया चेंज इन मोमेंटम। अब कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, इन दोनों डेफिनेशन में फ़र्क है। चेंज इन मोमेंटम, या ज़्यादा बेहतर है इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स, बट टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। जब टाइम के अकॉर्डिंग मोमेंटम में चेंज आएगा तो वो इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स होगा, और इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम, सिर्फ मोमेंटम में जो चेंज होगा वो इम्पल्स होगा। तो इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी कॉल्ड इम्पल्स, ये भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। याद रखिएगा पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट और हैव अ सेम डायमेंशन। तो इम्पल्स और मोमेंटम के यूनिट सेम है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड, और डायमेंशन क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट में mL/-1। तो सेम यूनिट सेम डायमेंशन। फिर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्चुअल के पूछा जा सकता है, डज अ मूविंग बॉडी हैव इम्पल्स? कोई बॉडी मूव कर रही है, आया एक कार है जो मूव कर रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से, वेरिएबल स्पीड से, उसके पास इम्पल्स होगा? तो नो, अ मूविंग बॉडी डज नॉट हैव इम्पल्स। वाई? बच्चों अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, कॉन्स्टेंट स्पीड से, तो कांस्टेंट स्पीड की वजह से कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन जीरो है तो एफ इज इक्वल टू एम है, फोर्स भी क्या होगी? जीरो। तो आई होता है एफ क्रॉस टी, फोर्स जीरो है तो आई भी जीरो। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो और इम्पल्स भी जीरो। और अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो फोर्स उस पर कॉन्टीन्यूसली लग रही है, जबकि इम्पल्स की डेफिनेशन में हमने क्या कहा? When a large force act on a body very short interval of time, फोर्स तो कॉन्टीन्यूसली लग रही है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए नहीं लग रही, तो हम फिर कहेंगे कि इन दोनों केसेस में जो इम्पल्स है वो क्या है? ज़ीरो है, क्योंकि कोई लार्ज फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए लग ही नहीं रही, तो मूविंग बॉडी के पास कोई इम्पल्स नहीं होता। ठीक है, फिर एक और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, इसकी तरफ चलते हैं, लेकिन आपकी बुक में एक और साइड इन्फॉर्मेशन है। आपकी बुक में वो लिखता है कि यूअर हेयर एंड स्किन एक्ट लाइक अ क्रम्पल जोन और सॉफ्ट जोन। अल्लाह ना करे कोई बंदा जो है वो गंजा है एक तो, और उसका हादसा हो जाता है, बाइक से गिर जाता है, ठीक है, ना उसके बाल थे, डायरेक्ट स्किन थी, तो कहता है उसकी हेड की इंजरी के लिए बुक में वो लिखता है कि 5 न्यूटन की फोर्स भी इनफ है। जबकि एक बंदा जिसकी स्किन के ऊपर बाल थे, हेयर थे आपके, अल्लाह ना करे कि अगर वो गिरता है बाइक से, एक्सीडेंट होता है, तो उसके लिए 50 न्यूटन फोर्स चाहिए सेम फ्रैक्चर प्रोड्यूस करने के लिए। तो अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है जी कि जो हमारे पास बाल हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें बड़ा जो है वो ये देख ले कि खूबसूरत जो है जी वो बनाया है, ठीक है, तो अल्लाह ताला जो है वो बेस्ट क्रिएटर हैं। और अच्छा, दूसरी बात जो आपसे करनी थी कि आपने देखा होगा कि अगर कोई पर्सन हेलमेट पहन के बाइक से गिरता है तो वो रगड़ता हुआ जाता है,
टाइम ऑफ कुलियन बढ़ता है। तो बच्चों याद रखिएगा टाइम ऑफ कुलियन का ना इम्पल्सिव फोर्स के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अगर इम्पल्स कांस्टेंट है ना, अब इम्पल्सिव फोर्स क्या है? व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, वो जो लार्ज फोर्स है ना उसे हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, जो इम्पल्स प्रोड्यूस करती है। तो टाइम ऑफ कुलियन जितना ज़्यादा होगा या टाइम ऑफ रिएक्शन जितना ज़्यादा होगा, लगने वाली इम्पल्सिव फोर्स उतनी ज़्यादा कम होगी। आए आपकी बुक की एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी बुक में उसने कहा है कि एक स्टोन है, मैंने यहाँ ब्रिक ले ली है स्टोन की जगह, और कहता है एक बॉल है। कहता है आप दोनों को किक करते हैं, ऐसे टांग से किक करते हैं। कहता है बताएं कौन सी आपको हर्ट करेगी, या ये स्टोन या ब्रिक करेगी या ये बॉल करेगी। अच्छा, जो स्टोन या ब्रिक है इसके ऊपर टाइम जो है रिएक्शन टाइम वो है 1/100 या 0.01 सेकेंड, जबकि जो बॉल है इसका टाइम है 1/10 यानी कि 0.1 सेकेंड। पहले तो मुझे बताएं 0.1 सेकेंड कम टाइम है या 0.01? तो आप कहेंगे सर ये जो टाइम है ना 0.01 ये टाइम कम है। तो टाइम कम होगा तो मैंने कहा था कि फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो जब आप इसको किक करेंगे ब्रिक को या स्टोन को तो ये आपको हर्ट करेगा, आपकी टांग पे चोट, आपको तकलीफ़ पहुंचेगी। लेकिन अगर आप इस फुटबॉल को करेंगे हिट, तो अब आपके पास टाइम रिएक्शन टाइम ज़्यादा है। ठीक है, रिएक्शन टाइम ज़्यादा क्योंकि जब आप इसे किक करेंगे ना, ये तो सॉलिड था, इसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ी टिल्ट होगी, टाइम लगेगा ज़रा। तो रिएक्शन टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है, कुलियन टाइम ज़्यादा होगा तो लगने वाली फोर्स कम होगी, तो आपके पाँव को कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब ये कैसे पता चलता है? देखिए, इम्पल्स की इक्वेशन थी I = F क्रॉस T। अगर इम्पल्स कांस्टेंट है तो फोर्स और टाइम का इन्वर्स रिलेशन है, ये मैंने लिखा हुआ है, F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T। तो टाइम ऑफ कुलियन जितना कम, रिएक्शन टाइम कम, उस पर लगने वाली फोर्स उतनी ज़्यादा, और टाइम ऑफ कुलियन जितना ज़्यादा उस पर लगने वाली फोर्स उतना कम। इसलिए जो हम कहते हैं कि जी जो सेफ्टी बेल्ट्स हैं कार में वो लाजमी पहननी चाहिए, या जो हमारे हेलमेट्स हैं बाइकर्स के लिए स्पेशली वो हमें यूज़ करने चाहिए। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। टोटल हमारा जो मोमेंटम हमने डिस्कस किया, मोमेंटम एंड इम्पल्स को डिस्कस किया, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम को डिस्कस किया। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लाजमी डिस्कस कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।